नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर जोरदार हमला, किसान नेताओं को बताया समस्या। उद्धव ठाकरे सरकार का अजीब फैसला, सचिन लता के ट्वीट की होगी जांच। बहुत बड़ी आपदा से बाल बाल बचा उत्तराखंड, एनडीआरएफ का बचाव कार्य जारी। अध्यक्ष के चुनाव पर कांग्रेस में दो फाड़, वोटिंग कराने की होगी मांग। लद्दाख बॉर्डर पर चीन की बड़ी तैयारी, तैनात कर रहा मिसाइल, रॉकेट और तोपें। अब रुक करते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित किया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला रहे लोगों और उनके समर्थन करने वाली पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया और आंदोलन में किसान नेताओं को सबसे बड़ी समस्या बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किसानों के भ्रम को भी दूर कर दिया और कहा कि एमएसपी था, है और हमेशा रहेगा। ऐसे में किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, जो भी कमी होगी वो दूर करेंगे। डॉक्टर मनीष, क्या मायने हैं पीएम मोदी के इस बयान के? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार किसान आंदोलन को लेकर के संसद में या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इन सारे चीज़ों को एड्रेस किया और इसमें उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा कि जो आंदोलन जो चल रहे हैं दिल्ली के आसपास, उसके पीछे प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स, आंदोलन जीवी, ये जो परजीवी हैं, जो अपनी जीविका आंदोलन से चलाते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ये आंदोलन हो रहा है, जो कभी किसानों को तो कभी मुसलमानों को तो कभी दलितों को वो अफवाह फैलाते हैं, भ्रम में डालते हैं और आंदोलन करने के लिए उकसाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे की जो विचारधारा है उसको उन्होंने एफडीआई बताया। इस एफडीआई का फुल फॉर्म उन्होंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट डिसरप्टिव आइडियोलॉजी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने लेफ्टिस्टों को, माओवादियों को, लेनिनिस्ट को, मार्क्सिस्टों को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही एंशिएंट और बहुत ही पुरानी है और उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और जो दुनिया भर में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को अपमान करने के लिए ये जो मुहिम चलाई जा रही है, उससे विपक्ष की पार्टियों को उससे लड़ना चाहिए, ना कि उनके साथ सुर में सुर मिला करके हिंदुस्तान को बदनाम करने वाली ये जो पूरी जो कोशिश जो चल रही है उसमें शामिल होना चाहिए। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमएसपी के ऊपर सरकार कोई बदलाव नहीं कर रही है और जहां तक बात 3 कानूनों की है वो सरकार वापस नहीं लेगी। यानी कि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों पर किसानों का भ्रम तो दूर किया ही, साथ ही आंदोलन पर हो रही राजनीति का भी खुलासा किया, जिस पर विपक्ष को जमकर लताड़ा। वहीं महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने अब लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल किसान आंदोलन पर रिहाना के ट्वीट के जवाब में लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार सहित कई हस्तियों के ट्वीट किए गए थे और मामले में देश से एकजुट रहने की अपील भी की गई थी। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने ठाकरे सरकार से शिकायत कर आरोप लगाया कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो शक पैदा करते हैं। अब राज्य सरकार ने इन हस्तियों के ट्वीट्स की जांच के आदेश दिए हैं, जिससे पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इन सितारों ने ये ट्वीट्स किसी के दबाव में आकर किए थे या नहीं। डॉक्टर मनीष, ये तो सीधे तौर पर इन हस्तियों की देशभक्ति को लेकर सवाल उठाया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार के। देखिए, जब आदमी की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, जब आपकी सरकार लंगड़ी सरकार हो जिस पे आपको अलग अलग पार्टियों का सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तब आप इस तरह के फैसले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी दरअसल उस मुहिम का हिस्सा बन चुकी है जो पाकिस्तान के समर्थन में ट्वीट्स करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 308 इस तरह के ट्विटर हैंडल्स थे जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे थे और ये कांग्रेस पार्टी के सारे मूर्ख लोग उसे रिट्वीट कर रहे थे, उसे ट्रेंड कर रहे थे। मतलब ये कि हिंदुस्तान के अपमान में पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा एक मुहिम और उसे हिंदुस्तानी रिट्वीट और ट्वीट कर रहे थे। अब जब इनकी सारी प्लानिंग ख़त्म हो गई, जब रिहाना, मियाँ खलीफा, ऐसे तमाम लोगों के ट्वीट्स के ऊपर जब हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी शख्सियत ने
लता मंगेशकर जैसी महान हस्ती, सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न जैसे लोग, इन लोगों ने ट्वीट किया तो इनका खेल पूरी तरीके से खराब हो गया। अब ये समझने की बात है कि महाराष्ट्र की सरकार, वहाँ की पुलिस क्या जांच करेगी और इस जांच से क्या हासिल करेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को, कंगना रनौत को उद्धव ठाकरे की सरकार ने थाने में बुला करके उससे पूछताछ की, क्या सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को भी मुंबई के थाने में जाकर के अपने बयान दर्ज कराने होंगे? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब अगर उद्धव ठाकरे सरकार में हिम्मत हो तो उसे देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, शिवसेना की सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से एक ऐसी भूल हुई है जिसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से अब पूरे देश में नाराजगी है। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को कुदरत ने कहर बरपाते हुए भारी तबाही मचाई। ऋषिगंगा के मुहाने पर सुबह ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट कर गिर गया, जिससे नदी में भीषण बाढ़ आ गई। ऐसे में पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चमोली जिले में आज बचाव और राहत अभियान में तेजी आने के साथ ही 200 से अधिक लापता लोगों में से 11 के शव बरामद हो चुके हैं। साथ ही तपोवन, विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजनाओं में लापता हुए लोगों की तलाश के लिए सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। डॉक्टर मनीष, अब जिस तरह से वहां बाढ़ आई उसके बाद क्या हालात उत्तराखंड में बने हैं? देखिए, वहाँ पे जो डैम जो बने हुए थे, जो तपोवन डैम है, वहाँ पे जो अंदर जो टनल है, उस टनल के अंदर बताया जा रहा है कि वहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे अंदर फंसे हुए हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अलर्ट जारी किया, नदी के किनारे बसे हुए इलाकों में जो लोग थे, टूरिस्ट थे, कुछ लोग वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे, उन लोगों को वहाँ से खाली कराया गया, तो जान माल की बहुत, मुझको कह सकते हैं कि लोगों को बचाने में कामयाब रही। लेकिन जो वर्क साइट है, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा असर हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हो कि डैम का हिस्सा टूट रहा है, वहाँ पे काम भी चल रहा था। तो टनल के अंदर काम कर रहे जो लोग जो वहाँ फंसे हुए थे, तो वहाँ पे वो लोग अभी भी वो करीब 250 मीटर अंदर वो फंसे हुए हैं। और वहाँ पे जो राहत कार्य का जो काम चल रहा है कि जैसे ही वो बाढ़ आने की वजह से वो पूरा टनल उसमें मलबा भर गया, उस मलबा भरने की वजह से उनको निकालने में दिक्कत हो रही है। लगातार एनडीआरएफ की टीम उस टनल को साफ करने में जुटी हुई है। देखना ये है कि अगर वो सारे लोग एक ऐसी जगह में फंसे हुए हों जहाँ पे ऑक्सीजन हो, क्योंकि टनल की साइज़ बहुत ही ज़्यादा है, अगर वहाँ तक हम कामयाब हो जाते हैं मलबा निकालने में, और अगर ये लोग मलबे के अंदर दबे हुए नहीं हैं, तो आप समझिएगा कि एक ऐसा मिराकल होगा कि सारे लोग जीवित इस टनल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये मलबे के अंदर दब गए होंगे तो ये कहना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी त्रासदी फिर से उस साइट पे आई है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक और जो विष्णु गंगा के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी 16 अंदर फंसे हुए थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। और कई सारे लोग, कई सारे, अब धीरे धीरे संख्या आ रही है क्योंकि बहुत सारी लाशें जो हैं उसके साथ बह गई थी। तो एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। लेकिन जिस हिसाब से सेना राहत कार्य में जुटी हुई, वहाँ पे लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है, ये काबिले तारीफ है। यानी कि उत्तराखंड में इस बाढ़ से नुकसान तो बहुत हुआ है, साथ ही इस बाढ़ में लापता लोगों को रेस्क्यू किए जाने का काम भी अब तेजी से किया जा रहा है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद अब पार्टी में एक नया विवाद खड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल पिछले साल सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में बदलावों की मांग करने वाले नेताओं ने ये मांग भी की थी कि पार्टी को एक फुल टाइम और प्रभावी नेतृत्व चाहिए। अब कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए चुनाव की रूपरेखा को स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन जब सीईसी के सदस्यों के चुनाव के लिए मांग की गई तब पार्टी का मनमुटाव सामने आ गया है। डॉक्टर मनीष, ये जो मनमुटाव कांग्रेस का सामने आया है, क्या इसके बाद अध्यक्ष के चुनाव किस तरह से होंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष के चुनाव होंगे और वो किस तरीके से होगा, ये तो समझ में आती नहीं बात, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी तो गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इसकी दूसरी हकीकत ये है कि अगर कोई भी शख्स जो गांधी परिवार के बाहर का होगा, वो आइदर गांधी परिवार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा, एक रबर स्टैंप होगा, या फिर
कोई अगर दूसरा बनता है तो पार्टी में टूट और फूट की जो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। दरअसल ये विवाद उस वक्त से शुरू हुआ है जब 23 जिसको कहते हैं कि G23 लीडर्स 23 लोगों ने सोनिया गांधी को पत्र लिख के कहा था कि राहुल गांधी बहुत ही कैजुअल तरीके से राजनीति करते हैं। ये 15 दिन देश के अंदर में रहते हैं, 15 दिन वो पिकनिक मनाने के लिए विदेश चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है तो हमें एक प्रभावी मतलब एक परमानेंट और एक बहुत ही हार्ड वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए होगा। और अगर राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं है तो कोई और उसकी जगह पे बन सकता है और उसके लिए चुनाव होना ज़रूरी है। बहाना ये बनाया गया कि जितने भी जो पोजीशंस हैं, चाहे वो पीसीसी का हो, चाहे वो एआईसीसी का हो, चाहे सीडब्ल्यूसी का हो, इसके ऊपर चुनाव होना चाहिए। अब चुनाव होने की बात पे सोनिया गांधी तो राजी हो गई, लेकिन अब ये चुनाव कराएगा कौन? तो उसके लिए एक चुनाव समिति बननी होगी कि जो लोग उसको चुनेंगे। अब चुनाव समिति का अध्यक्ष कौन होगा, जिसको सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन होगा, उसको लेकर के अब ये विवाद शुरू हो गया है कि जो G23 जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी नियुक्ति भी चुनाव की प्रक्रिया से हो। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। राहुल गांधी के क्रियाकलापों से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स नाखुश नजर आ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि ये पार्टी अब एक बहुत बड़े टूट की ओर बढ़ रही है। यानी कि कांग्रेस के अंदर अभी भी बवाल थमा नहीं है। वहीं चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीनी सेना ने सीमा पर तनाव को देखते हुए तिब्बत में आर्टिलरी गन, ऑटोमेटिक होवित्जर और सरफेस टू एयर मिसाइल इकाइयों की तैनाती बढ़ा दी है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स के मुताबिक चीनी सेना तीनों सेक्टरों में नई तैनाती कर रही है और सैनिकों के साथ ही भारी सैन्य उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इसके साथ ही चीन पोंगोत्सो के फिंगर क्षेत्रों में नया निर्माण कर भारत को उकसाने की हरकत कर रहा है। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, उससे निपटने के लिए भारत ने क्या रणनीति बनाई हुई है? आपने जो सवाल किया है, सिचुएशन ठीक इसके उलट है। दरअसल चीन भारत की सेना को जवाबी कार्रवाई देने के लायक वहां पे डिप्लॉयमेंट कर रहा है। हिंदुस्तान ने पहली बार चाइनीज बॉर्डर के ऊपर अलग अलग सेक्टर्स में कई ज़्यादा संख्या में, मतलब चाइनीज़ आर्मी की संख्या कम है, हिंदुस्तान की सेना की संख्या ज़्यादा है और उस हिसाब से हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात कि एक तरफ बॉर्डर के ऊपर दोनों ही तरफ से सेनाओं को जमा किया जा रहा है और दूसरी तरफ बातचीत की भी प्रक्रिया चालू है। 9वीं बार भारत और चीन के कमांडर्स के बीच बातचीत हुई, लेकिन ये चाइनीज़ टैक्टिस है कि आपको वो बातचीत में उलझा करके रखेंगे और उसके बाद अचानक से कोई सैनिक कार्रवाई कर देंगे। लेकिन इस गेम प्लान को भारत अच्छी तरीके से समझ चुका है। तो हिंदुस्तान अब चाइनीज़ गेम में ही चाइनीज़ को मात देने की कोशिश में जुटा हुआ है। हम लोगों ने जो लद्दाख सेक्टर है उसके जितने भी अहम जो पोजीशंस हैं, की पोजीशंस हैं ऊंचाई वाले, उसके ऊपर हमने अपना कब्जा जमा लिया है। हम लोगों ने वहां तक टैंक भी पहुंचा दिया है और इसलिए चाइनीज़ आर्मी कोई भी अगर एडवांस बनाती है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो हम उसको पूरी तरीके से वहाँ से पीछे हटाने की पोजीशन में हैं। दरअसल चीन ये समझ चुका है कि हिंदुस्तान बदल चुका है। अब ये कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे नहीं है। यहाँ की जो अब सरकार है वो चाइनीज़ के हर एडवांस के ऊपर जो है करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और जो ग्लोबल पोजीशन जो चाइना की है कि जिस तरीके से लद्दाख में आकर के वो फंस गया, पूरा चीन उसकी फॉरेन पॉलिसी आकर के जो यहाँ पे उलझ गई है, क्योंकि वो तो एक ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था और उसने सारी ताकत लगा दी कि लद्दाख के अंदर घुसपैठ करने की। लेकिन जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने रिस्पांस दिया है, इससे चाइनीज़ की जो इज्जत है, जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, उसमें अच्छा खासा बट्टा लगा है। जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि चीन को इस तरह का मुकाबला कई दशकों के बाद देखना पड़ रहा है। यानी कि चीन की चालाकियों को भांपते हुए भारत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।